गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का ही अध्याय नंबर 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का उसी का आगे का भाग। पहले अपन पढ़ा था महाजनपद, उसके बाद पढ़ा राजस्थान के प्रमुख जनपद, और अपन अब लेते हैं मौर्य वंश, यानी कि मगध में मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, कौन कौन शासक बने थे। तो 16 महाजनपद बड़े थे, उनमें से मगध साम्राज्य था। मगध का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली साम्राज्य माना गया था। मगध में महाजनपद का आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ था। किस वंश के समय हुआ था? हर्यक वंश के समय हुआ था। और कालांतर में धीरे धीरे ये क्या हुआ कि उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हर्यक वंश के बाद मगध पर नंद वंश ने शासन किया था, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व के लगभग सीरिया का शासक सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर सीमा पर जनता को खूब परेशान किया। वहाँ लूटपाट करके वो अपने देश को चला जाता था और वापस आक्रमण करता था। ऐसे जनता में भय स्थापित हो गया था। और इधर अपना राजा था घनानंद घोर विलासी और जनता को परेशान करने वाला था, और उन्होंने जनता के प्रजा के लिए अपनी प्रजा को टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि कर भार बहुत बढ़ा दिया, जिसके कारण जनता में असंतोष फैल गया और उससे वो जनता असंतुष्ट होने लगी थी। और घनानंद के द्वारा उन जनता पर घोर अपराध किया गया, अत्याचार किया गया। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा, चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा पर भी घनानंद ने अत्याचार किया, उसके कारण उस मुरा की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य मन में ठान लेता है कि मैं इसका बदला लूँगा, तो घनानंद से बदला लूँगा। और ये मन में ठान कर अपने गुरु के पास चले जाते हैं, कौटिल्य के पास, चाणक्य के पास, तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा करने के बाद इस बीच खूब अत्याचार हो रहा था जनता पर। जनता बहुत परेशान थी, और इस जनता को एक मगध की प्रजा का एक ऐसा राजा की आवश्यकता थी कि विदेशी आक्रमणकारियों के भय को दूर करे और अपने राज्य को एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श चरितार्थ को अपना स्थापित करे। और इधर कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो रहा था, और एक समय ऐसा आया 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण करता है और घनानंद को हरा देता है। मगध पर अपना आधिपत्य शासन स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को पराजित कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है और नंद वंश को समाप्त करके अपना एक नया वंश की स्थापना करता है, जिसको कहा जाता है मौर्य वंश। तो मगध में मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
वो एक क्षत्रिय कुल का था। जैद और बौद्ध ग्रंथ तो क्या बताते हैं, उसको एक क्षत्रिय कुल का था बताते हैं। और मुद्रा राक्षस पुराण व ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो एक क्या था, शूद्र था। ये कौन बताते हैं, मुद्रा राक्षस पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ तो शूद्र बताते हैं, और जैन और बौद्ध ग्रंथ उसको क्या बताते हैं, क्षत्रिय कुल का बताते हैं। जब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना, उस समय उसकी आयु 25 वर्ष थी। उसकी आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। और यूनानी शासक, यूनानी लेखक और शासकों के द्वारा ने चंद्रगुप्त मौर्य को कोटस व एंड्रोकोटस के नाम से पुकारते थे। यूनानी लेखक व यूनानी विद्वानों के द्वारा उसको चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारते थे, एंड्रोकोटस व सेंड्रोकोटस नाम से पुकारते थे। इसके बाद मगध का साम्राज्य के साथ साथ उसने कई विजय हासिल की थी, और पूरे उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में और कुछ दक्षिण वाले भाग में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और 305 ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के पास साथ क्या होता है, युद्ध होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा देता है। और सेल्यूकस हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संधि होती है। उस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने कुछ राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र उसको दे दिया जाता है, और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दान में दिए थे। और एक बड़ा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था सेल्यूकस मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। पुत्री कौन थी, हेलेना। हेलेना की शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। विवाह किसके साथ करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये वैवाहिक संधि हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, राजदूत मेगास्थनीज। ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त करता है। कौन करता है, सेल्यूकस निकेटर करता है। और मेगास्थनीज की पुस्तक होती है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक होती है इंडिका में उल्लेख मिलता है मौर्य वंश और कश्मीर के बारे में, विशेष तौर से कश्मीर के बारे में इंडिका में उल्लेख मिलता है। और कुछ यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि 6 लाख, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख हाथियों की सेना हुआ करती थी। कितने लाख, 6 लाख हाथियों की सेना हुआ करती थी। 6 लाख हाथियों की सेना हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में, यानी कि वर्तमान का भारत न होकर
ये तो वर्तमान का भारत। उसके बाद और इधर ये वाला क्षेत्र, तो उसने काबुल, इधर काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का भाग, पंजाब, इधर वाला पंजाब, और गंगा नदी और यमुना नदी के दो आब वाला क्षेत्र, इधर बिहार, बंगाल और गुजरात, विंध्य यानी कि गुजरात वाला भाग, इधर विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र और कश्मीर, इस क्षेत्र में उसका साम्राज्य स्थापित किया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और दो तमिल ग्रंथ हैं, दो तमिल ग्रंथों के अनुसार अपने को पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तमिल ग्रंथ अहनानुरु, दूसरा है मुरनानुरु। तमिल ग्रंथ अहनानुरु व मुरनानुरु के अनुसार हमको अब ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वर्धावस्था में, यानी कि वर्धावस्था में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त कर 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला वर्तमान में मैसूर किस राज्य में है? कर्नाटक। दो सौ 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में यानी मैसूर और कर्नाटक के राज्य में उपासना विधि, इसको कहते थे संथारा विधि या सलेखना विधि। संथारा विधि या सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। तो इस प्रकार था मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 24 वर्ष तक शासनकाल रहा था। कितने वर्षों तक? 24 साल तक शासन रहा था। (322) में आक्रमण करके, ईसा पूर्व में आक्रमण करके 298 ईस्वी में ईसा पूर्व में क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर 24 वर्षों तक अपना शासन स्थापित किया था। तो एक बार मैं और बता देता हूँ कि मौर्य वंश का शासन 322 से लगाकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था। और ये मौर्य वंश की स्थापना मगध में की जाती है। कहाँ पर की जाती थी? मगध में की गई थी। और मगध एक 16 जनपदों में प्रमुख जनपद माना गया था। वह एक शक्तिशाली जनपद माना गया था। और मगध साम्राज्य का आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ था। किस वंश के समय हुआ? हर्यक वंश के समय। और कालांतर में धीरे धीरे उत्तर भारत में पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। उसके बाद हर्यक वंश के बाद नंद वंश का मगध पर शासन करने लगा। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद को 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हरा देता है और मगध में
322 ईसा पूर्व में मगध में अपना शासन स्थापित करता है और अपनी मगध की राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र। महाजनपद काल में गिरिवज्र और राजगृह थी, परंतु मगध चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में ये बताया जाता है कि कुछ जैन व बौद्ध ग्रंथ तो बताते हैं कि ये क्षत्रिय कुल का था और ब्राह्मण व मुद्रा राक्षस, और पुराणों के अनुसार वह शूद्र कुल का माना गया। यूनानी लेखकों ने उसे सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस नाम से पुकारते थे और इस बीच खूब सारे अपने साम्राज्य की स्थापना की, बड़ा विस्तार किया। और इसी पश्चिमोत्तर सीमा पर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि होती है। संधि में कुछ शर्तें थी, वो जिसमें उसके चार प्रांत थे, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और सिंध के पश्चिम वाला भाग चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में उसको 500 हाथी दान में दिए थे। इस बीच सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, अपनी पुत्री होती है हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और अपना राजदूत होता है मेगस्थनीज को, अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त करता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य वंश और कश्मीर के बारे में उल्लेख मिलता है। यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख हाथियों की सेना हुआ करती थी। और इस बीच तमिल ग्रंथ अनानुरु और मुरनानुरु से हमें यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था और वृद्धावस्था में, यानी कि उसकी 25 वर्ष की आयु में शासक बना और 24 वर्ष तक शासन किया था। उसने 49 वर्ष की आयु में जैन भिक्षु भद्रबाहु की दीक्षा प्राप्त कर उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में मैसूर, श्रवणबेलगोला कहाँ पर है वर्तमान में? मैसूर। और मैसूर का कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इसमें उपासना विधि या संतारा विधि या जैन धर्म में शलेखना विधि के द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये था अपना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र शासक बनता है और उसका पुत्र होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना और उसने अपना शासन 298 से 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। कुछ इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार, कौन? यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। वायु पुराण के ने इसे भद्रसार, वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहासन, यानी कि वायु पुराण में तो उसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहासन के नाम से पुकारते थे। दिव्यावदान बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है। दिव्यावदान
दिव्यावदान के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में, कहाँ पर? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। यानी कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम बार अशोक को भेजा, उसका पुत्र थे अशोक, और दूसरी बार सुसीम को भेजा। दूसरी बार उसको किसको भेजा? सुसीम को भेजा। उसके दरबार में, यानी कि उसके दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस, यूनानी शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमैकस, उसका राजदूत था डाइमैकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। इसी बीच प्लिनी के अनुसार, यूनानी इतिहासकार प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा मिस्र नरेश फिलाडेल्फिया जिसे मेली द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, उसका राजदूत डियानीसियस, उसका राजदूत था डियानीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फिया जिसे मेली द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, उसने अपना राजदूत डियानीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है। तो इस प्रकार बिंदुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। 298 ईसा पूर्व में जब उसके चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो मगध का साम्राज्य स्थापित किया और उसने खूब सारे साम्राज्य का विस्तार किया। उसके शासनकाल में दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। उसने दक्षिण भारत के साम्राज्य को भी इसमें मगध में मिला दिए थे। और यूनानी इतिहासकार इसे चेटस के नाम से जानते हैं। वायु पुराण में इसको भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सियासन के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 बार विद्रोह हुए थे। प्रथम बार विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, दूसरी बार सुसीम को भेजा था। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमैकस को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। यूनानी इतिहासकार प्लिनी के अनुसार मिस्र का नरेश था फिलाडेल्फिया जिसको मेली द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसने भी अपना एक राजदूत भेजा, उसका नाम था डियानीसियस। वो उसके बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। तो इस प्रकार बिंदुसार का महत्वपूर्ण विजय थी दक्षिण भारत की। क्या थी? दक्षिण भारत की विजय थी।